गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकी के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, मेंडल। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि मेंडल के प्रयोग या फिर मेंडल ने अपने प्रयोग कौन से पौधे पे किए थे, उद्यान मटर पे, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, पायसम सैटाइवा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि मेंडल ने जो उद्यान मटर पे प्रयोग किए थे, तो उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने प्रयोगों के लिए। ठीक है। और फिर मटर के पौधे के कौन कौन से लक्षणों को उन्होंने अपने प्रयोगों में या फिर कौन कौन से लक्षणों पे क्या है उन्होंने अपने प्रयोग किए। ठीक है। उसके बाद में हमने मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ लिया था, द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ लिया। और इन प्रयोगों के आधार पर जो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम थे दिए थे, कौन कौन सा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। उन नियमों के बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर कि एक संकर संकरण में हमने क्या पढ़ा था कि दो शुद्ध लक्षणों वाले विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता था। ठीक है। तो उसके बाद में हमने पढ़ा एक परीक्षार्थ संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस। ये किस लिए करवाया गया था कि जिन भी जनकों के मध्य हम संकरण करवा रहे हैं या फिर जिन भी जनकों का हम युग्मन करवा रहे हैं आपस में नई पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, तो वो जनक शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, वो किससे पता चला, परीक्षार्थ संकरण से। ठीक है। तो आज हम मेंडल का एक और प्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बैक क्रॉस। ठीक है। इसका क्या नाम है, बैक क्रॉस, या फिर हम इसको प्रतीप संकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण। ठीक है। अब देखो, इस प्रयोग में क्या करवाया गया कि पहले F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, शुद्ध लंबे जनकों और शुद्ध बोरे जनकों के मध्य आपस में संकरण करवाया गया, जिससे हमें जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसको नाम दिया गया F1 पीढ़ी। ठीक है। अब F1 पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए, उन पौधों को क्या है, F2 पीढ़ी में जनकों के रूप में इस्तेमाल किया गया। और उन जनकों के साथ साथ कि एक जनक के रूप में तो क्या किया गया, F1 पीढ़ी के पौधों को लिया गया। ठीक है। और दूसरे जनकों के बीच दूसरे जनकों के रूप में क्या लिया गया, जो F1 जो मतलब F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन जनकों का हमने उपयोग किया था उनको लिया गया। तो प्रतीप मतलब कि उल्टा, मतलब कि उल्टा संकरण करवाया गया फिर से। तो देखो किस प्रकार, सबसे पहले F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या लिया गया, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे। ठीक है। तो देखो ये हो गए शुद्ध लंबे पौधे और ये हो गए शुद्ध बोने पौधे। ठीक है। तो इनको लिया गया जनकों के रूप में, ये क्या हो गए, जनक। ठीक है। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद में इनके युग्मक बने, तो ये हो गया कैपिटल टी और इसके बने स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है। ये क्या हो गए, इनके युग्मक। ठीक है। अब क्या किया गया कि इन युग्मकों के मध्य संकरण करवाया गया या फिर इन युग्मकों को आपस में जोड़ा गया। तो इसका इसके साथ करवाया गया, जिससे जो पादप प्राप्त हुए वो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी कैपिटल टी का इस वाले के साथ करवाएगा, तो फिर से प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ करवाया गया और इसी का इसके साथ करवाया गया। ठीक है। तो जब इनके युग्मकों के मध्य हमने संकरण करवाया या फिर बोल सकते हैं पर परागण। ठीक है। पर परागण करवाया मतलब कि अब देखो कि जो मटर का पौधा होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है। सॉरी, एक लिंगी, मतलब कि उसमें क्या होता है कि नर जनांग और मादा जनांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तो पर परागण में क्या होता है कि मादा जनांग के विकसित होने से पहले ही क्या किया जाता है, जो नर जनांग होता है उसको हटा दिया जाता है, या फिर जो परागण निर्मित होते हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। और मादा जनांग को या फिर जो वर्तिकाग्र और अंडाशय होगा उनको क्या किया जाएगा, एक पॉलिथीन से बांध दिया जाएगा। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि उसी पुष्प के जो परागण है उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर थोड़े बहुत बच भी गए हैं तो वो क्या उस वर्तिकाग्र पे आके
संकरण ना कर सके, ठीक है। फिर जब वर्तिकागर विकसित हो जाएगा तो क्या किया जाएगा कि उस पॉलीथिन को हटा दिया जाएगा और उस पॉलीथिन पे कि जिस भी दूसरे पौधे के साथ हमें संकरण करवाना है उस दूसरे पौधे के परागण लाके उस वर्तिकागर पर गिरा दिए जाएंगे और फिर इस प्रकार क्या है संकरण हो जाएगा, या फिर इस क्रिया को हम बोल सकते हैं पर परागण, ठीक है। अब जब जनकों के युग्मक बने, अब युग्मकों में जब पर परागण करवाया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी, ठीक है। और F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हमें प्राप्त हुए वो सब क्या थे, लंबे प्रकार के थे, ठीक है। लेकिन ये लंबे भी क्या थे, अशुद्ध लंबे थे, ठीक है। अब अशुद्ध लंबे क्यों थे, क्योंकि इनमें क्या है कि जो लंबे जनक थे उनके जीन भी है और जो बौने जनक है उनके जीन भी है, लेकिन लंबे जनक के जीन क्या है, प्रभावी है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण को प्रकट कर दिया, मतलब लंबापन प्रभावी लक्षण है तो उन्होंने क्या किया, प्रभावी लक्षण को प्रकट कर दिया, जिसके कारण F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सारे के सारे क्या थे, लंबे थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अशुद्ध लंबे है। क्यों, क्योंकि इसमें लंबेपन का जीन भी है और बोनेपन का जीन भी है, ठीक है। ये हो गया इनका लक्षण प्रारूप, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, और जीन प्रारूप हो गया इनका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि प्रतीप संकरण क्या होगा, तो देखो एक तो जनक हम लेंगे F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए, ये वाला जनक ले लिया, ठीक है। और दूसरे जनकों के रूप में हम क्या करेंगे कि एक बार हम शुद्ध बोने पौधों के साथ इसका संकरण करवाएंगे और दूसरी बार क्या करेंगे कि शुद्ध लंबे पौधे के साथ संकरण करवाएंगे और दूसरी बार शुद्ध बोने पौधे के साथ इसका संकरण करवाएंगे। मतलब कि हमने जो ये प्रक्रिया थी इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, प्रतीप कर दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतीप संकरण। कि जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए या फिर जो नई संतति प्राप्त हुई उसका संकरण क्या है, उसी के जनकों के साथ हमने करवा दिया, मतलब कि उल्टा संकरण करवा दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतीप संकरण। अब देखो एक पौधा ले लिया हमने F1 पीढ़ी का और दूसरा पौधा ले लिया जनक वाला जो कि क्या है, शुद्ध लंबा, ठीक है। तो ये हो गया F1 पीढ़ी का पौधा और ये हो गया शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है। फिर वैसे ही इसके युग्मक बनाएंगे तो इसके बन जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके बन जाएंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। अब इन युग्मकों के मध्य हम क्या करवाएंगे, इनके मध्य में क्या होगा, पर परागण होगा, क्योंकि दोनों जनक क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इनके मध्य भी क्या किया गया, पर परागण करवाया गया। तो जब इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ करवाया गया तो कौन से पादप प्राप्त हुए, कैपिटल टी, इसका इसके साथ करवाया गया तो कैपिटल टी, ठीक है। इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ करवाया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इन दोनों का करवाया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई, ठीक है, तो उस F2 पीढ़ी में क्या है, दो टाइप के पौधे हमें प्राप्त हुए, कौन कौन से, एक कैपिटल टी और दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी पौधे थे, है तो ये भी लंबे पौधे और ये भी लंबे पौधे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, शुद्ध लंबे पादप होंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो दोनों जीन्स हैं वो क्या है कि लंबे पादप के, ठीक है, प्रभावी जीन है। और इसमें क्या है, ये भी लंबे पौधे तो होंगे लेकिन ये क्या होंगे, अशुद्ध लंबे पौधे होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक जिन लंबेपन का है और दूसरा जिन क्या है, बोनेपन का। तो जब इनका लक्षण प्रारूप ज्ञात किया गया तो लक्षण प्रारूप तो आया इनका 1:1, ठीक है, क्योंकि लक्षण प्रारूप इनका क्या हुआ कि सारे के सारे पौधे लंबे ही प्राप्त हुए, ठीक है, तो लक्षण प्रारूप तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब इसका जीन प्रारूप ज्ञात किया गया तो जीन प्रारूप भी क्या निकला, 1:1, क्योंकि दो पादप इसके थे, ठीक है, और दो पादप इसके, मतलब कि दो पादप कैपिटल टी के शुद्ध लंबे पादप थे और दो पादप थे अशुद्ध लंबे, मतलब कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का, ठीक है। तो ये परिणाम प्राप्त हुए जब हमने इसका संकरण क्या करवाया, शुद्ध लंबे पौधों के साथ, ठीक है। अब हम इसका संकरण करवाते हैं शुद्ध बोने पौधों के साथ, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार ये देखो, ये क्या हो गए,
F1 पीढ़ी के पादप, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से ले लिया हमने। फिर शुद्ध बोने पादप लिए गए जनकों के रूप में, ठीक है, कि जो जनक के रूप में लिए गए। तो शुद्ध बोने पादप जिनका जीन प्रारूप क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब इसके युग्मक बनेंगे तो क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। और जब इन युग्मकों के साथ संकरण करवाया गया तो क्या बना, इस कैपिटल टी का इसके साथ करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाया गया कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करवाया गया तो ये, और फिर दोबारा ये, ठीक है। तो जब शुद्ध बोने पादपों के साथ भी संकरण करवाया गया F1 पीढ़ी के पादपों का, तो भी क्या है, दो प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। लक्षण प्रारूप में भी, मतलब कि बाहर से देखने पर भी, और जो उनकी आंतरिक संरचना थी, मतलब कि जो उनके जीन्स थे वो भी क्या थे, दो प्रकार के प्राप्त हुए थे, अलग अलग थे, ठीक है। तो ये देखो, जब हमने क्या किया था, जब शुद्ध लंबे पादपों के साथ संकरण करवाया था तो लक्षण प्रारूप में क्या था, सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, लेकिन जीन प्रारूप क्या था उनका 1:1, क्योंकि एक थे शुद्ध लंबे पौधे और दूसरे थे अशुद्ध लंबे पौधे। अब देखो, जब शुद्ध बोने पौधों के साथ संकरण करवाया गया तो जो लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो क्या था, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी पादप है, ये किस प्रकार के होंगे, लंबे, ठीक है, या फिर अशुद्ध लंबे भी हो सकते हैं, अशुद्ध लंबे। और दूसरे हैं स्मॉल टी तो ये किस प्रकार के होंगे, शुद्ध बोने पादप, ठीक है। तो F2 पीढ़ी के जो पादप प्राप्त हुए उनका लक्षण प्रारूप क्या आया, 1:1, क्योंकि दो पौधे लंबे प्राप्त हुए और दो पौधे क्या है, बोने प्राप्त हुए, तो इनका लक्षण प्रारूप भी 1:1 आया। और जो इनका जीन प्रारूप है, ठीक है, मतलब कि जो आंतरिक जीनों की संरचना है वो भी क्या है, 1:1 प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार हमने शुद्ध लंबे जनकों के साथ संकरण करवा के भी देख लिया कि क्या लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ और क्या जीन प्रारूप, और उसी प्रकार जो शुद्ध बोने पौधे हैं उनके साथ संकरण करवा के भी देखा कि लक्षण प्रारूप भी 1:1 प्राप्त हुआ, 1:1 प्राप्त हुआ, क्योंकि बाहर से देखने पे क्या है, आधे पौधे लंबे थे और जो आधे पौधे थे वो बोने थे। और इसका जीन प्रारूप भी क्या है, 1:1 प्राप्त हुआ, क्योंकि जो आधे पौधे थे उनका जीन, उनमें कौन से जीन्स थे, कैपिटल टी स्मॉल टी के, और जो आधे पौधे थे उनमें जीन्स थे स्मॉल टी के। इस प्रकार ये आपका पूरा हो गया प्रतीप संकरण या फिर बैक क्रॉस, ठीक है। उसके बाद में एक और टॉपिक आता है इसमें कि गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है, कि जो भी लक्षण वंशागत होते हैं उनमें गुणसूत्रों का क्या क्या रोल होता है, ठीक है। तो देखो ये और पढ़ते हैं, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, ठीक है। तो देखो अगला टॉपिक कौन सा है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, ठीक है। तो देखो जो ये सिद्धांत था ये किसने दिया था, सट्टन और बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, दो वैज्ञानिकों ने दिया था, कौन कौन से, सट्टन और बोवेरी, ठीक है। अब इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि मतलब कि इस सिद्धांत में कौन से नियम दिए गए या फिर कौन कौन से मत दिए गए, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला मत दिया गया था कि जो भी हमारे कायिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, तो देखो जो भी मनुष्य है या फिर जो भी जीव है जो कि जनन करते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन करते हैं, तो उन जीवों में क्या होता है कि उन जीवों के शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पहले कायिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं जनन गुणसूत्र, ठीक है। कायिक गुणसूत्र क्या करते हैं कि जीवों के शरीर की वृद्धि के लिए या फिर जीवों के शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, बल्कि जो कायिक कोशिकाएं होगी जिनमें वो गुणसूत्र पाए जाएंगे। और जनन गुणसूत्र क्या करते हैं कि जनन प्रक्रिया में या फिर नई पीढ़ी के निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। अब कि जिन भी जीवों में कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं
तो जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, दो के समुच्चय में पाए जाते हैं, मतलब कि एक जोड़ी या फिर दो गुणसूत्र एक साथ पाए जाएंगे। अब देखो जैसे मनुष्य का एग्जांपल लेते हैं, तो मनुष्य में क्या है 46 गुणसूत्र या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अब देखो तो मनुष्य में क्या है 46 गुणसूत्र है। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये जो 23 जोड़ी है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है, और फिर लास्ट में बचता है एक जोड़ी गुणसूत्र। तो देखो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होंगे वो किस प्रकार के होंगे, कायिक गुणसूत्र होंगे। ठीक है, कायिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र बच गए वो क्या होंगे, जनन गुणसूत्र। ठीक है, और जनन गुणसूत्र में भी कौन से होंगे, अगर फीमेल होगी तो उसमें क्या होंगे XX। ठीक है, और अगर कोई मेल होगा तो उसमें क्या होंगे XY प्रकार के जनन गुणसूत्र। अब देखो जितने भी कायिक गुणसूत्र या फिर जो भी गुणसूत्र है किसी भी जीव में पाए जाते हैं, चाहे वो पौधों में पाए जाए या फिर वो जीवों में पाए जाएंगे, तो जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सब क्या है जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल लिया तो मनुष्य में क्या 46 गुणसूत्र या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है उसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हो गए वो किसमें यूज होता है, वो होते हैं कायिक गुणसूत्र। ठीक है, और वो समुच्चय में पाए जाते हैं, मतलब कि दो गुणसूत्र साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब वो जो दो गुणसूत्र होंगे, ठीक है, एक जोड़ी में दो गुणसूत्र होंगे, तो उन दो गुणसूत्रों में जो एक गुणसूत्र होगा वो आएगा माता से और जो दूसरा गुणसूत्र होगा वो आएगा पिता से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब क्या होता है नर और मादा युग्मक के संयोजन से जब युग्मनज बनता है, ठीक है, तो उस युग्मनज में क्या है कि समसूत्री विभाजन होता रहता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो विभाजन के बाद उतनी ही बनी रहती है, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। ठीक है, बराबर बनी रहती है। तो उस युग्मनज में क्या है फिर समसूत्री विभाजन होते रहेंगे और उस समसूत्री विभाजन से क्या होगा कि एक कोशिका से दो बनेगी, फिर दो से 4, 8, 16, 32 इस प्रकार कोशिकाएं बढ़ती जाएगी और वो युग्मनज क्या है या फिर वो एक कोशिका क्या है नए जीव में विकसित होती जाएगी। और जो ये नए जीव में विकसित होती है वो पूरा का पूरा प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है, समसूत्री विभाजन से, या फिर युग्मनज में होने वाला जो विभाजन होगा उसको हम बोलेंगे वो सारा का सारा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या है उससे नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट बताया गया है कि जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, तो कोशिका विभाजन में जो गुणसूत्रों की विशिष्टता है या फिर जो उनकी गुणात्मकता है वो क्या है, वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। ठीक है, अगला है जनन गुणसूत्र के बारे में। तो देखो अब जो जनन गुणसूत्र होते हैं या फिर जो जनन कोशिकाएं होती है, देखो जितने भी कायिक कोशिकाएं होगी या फिर जब युग्मनज से नए जीव का विकास हो रहा होगा तो उसमें जो भी विभाजन होगा कोशिकाओं में वो क्या होगा, समसूत्री प्रकार का होगा। ठीक है, और जब मतलब पूरे के पूरे जीव का निर्माण हो गया, ठीक है, फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी और जैसे जैसे उसमें क्या है जनन करने की प्रोसेस आएगी, ठीक है, या फिर जब वो जनन क्रिया के लिए तैयार हो जाएगा तो जो जनन कोशिकाएं होगी उनमें क्या है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन जिन कोशिकाओं में होगा और उन कोशिकाओं से विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनेगी उनमें क्या है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। ठीक है, जो क्या होता है कि नई जो भी नया जीव बनता है उसमें गुणसूत्रों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि जो गुणसूत्र बनते हैं उनकी जो संख्या है वो आधी रह जाती है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या है समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं और प्रत्येक जोड़े के दोनों सदस्य क्या है स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा जनन गुणसूत्रों में तो क्या है हर एक गुणसूत्र का एक एक जोड़ा बन जाएगा और उन गुणसूत्रों पे या फिर उन जोड़ों पे क्या है कुछ कारक पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको बाद में जब उनकी खोज की गई तो उनको नाम दिया गया जीन्स। ठीक है, और ये जो गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं वो ही क्या होते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों को
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर माता पिता से उसकी संतान में पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। कौन? जीन्स, ठीक है, जिनके बारे में बताया मेंडल ने, ठीक है। अगला है कि प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है, मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें से हर एक गुणसूत्र क्या है, हमारे परिवर्धन के लिए या फिर जीव के परिवर्धन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें क्या है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत में बताई गई थी। तो कौन कौन सी? सबसे पहले कायिक गुणसूत्र के बारे में बताया गया कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जीव की वृद्धि के लिए या फिर उस जीव के परिवर्धन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। और कायिक गुणसूत्र के जितने भी जोड़े होते हैं वो हमेशा समजात गुणसूत्र के या फिर समुच्चय के रूप में रहते हैं, मतलब कि जोड़े के रूप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया कि जब कोशिका विभाजन होती है तो उस टाइम जो गुणसूत्रों की गुणात्मकता है या उनकी जो विशिष्टता है वो वैसे की वैसे बनी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात ये बताई गई कि जब जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है, जब जनन गुणसूत्र बनते हैं तो उन गुणसूत्रों पर क्या है, कुछ कारक पाए जाते हैं जिनको नाम दिया गया है जीन्स। और ये जीन्स ही क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं या फिर आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से उनके संतानों में पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक है। और इसका जो लास्ट मत था वो क्या था कि जितने भी गुणसूत्र होते हैं उनका जीव की वृद्धि में या फिर जो भी जीव होता है उसके परिवर्धन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है वो किसी भी जीव के परिवर्धन का, ठीक है। तो ये हमने जेनेटिक्स या फिर मेंडल के जितने भी नियम थे या जो जो उन्होंने प्रयोग किए थे वो सब पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।